Good morning, everyone. Good morning, sir. sir. Morning. Okay, Good morning. so let us continue with the discussion. Okay, so let us try one question. So last time we did length contraction. Okay, so let us continue with few more questions and one more concept in length contraction. Then we'll move to the time dilation thing. Okay, so let's try one question. Suppose there is a suppose there is a rocket and there is one more rocket here. Okay. Okay. Or each rocket has proper length. Each rocket has proper length. Okay, instead of rocket, first do this particle. There's a particle. Rocket has proper length L0. Okay. तो इसका proper length L0. Okay. और ये आपका इधर मूव कर रहा है, suppose c/2 से, और ये पार्टिकल जो है इधर मूव कर रहा है c/2 से. क्वेश्चन है आपका कि if observed from ground, calculate time taken for the particle to cross the rocket. क्वेश्चन समझिए क्या? इस रॉकेट का लेंथ जो है प्रॉपर लेंथ L0 है, ठीक है, और रॉकेट इधर c/2 से मूव कर रहा है और ये पार्टिकल इधर c/2 से मूव कर रहा है, ठीक है. तो हम अगर ग्राउंड से देखेंगे तो हमें पता करना है कि पार्टिकल यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा पार्टिकल को, ठीक है. ओके, बताइए कितना लगेगा? तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर ऑब्जर्व करें हम, तो रॉड जो है मतलब रॉकेट जो है वो मूव, तो रॉकेट की लेंथ सेम रहेगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट होगा. कॉन्ट्रैक्ट होगी तो सपोज कॉन्ट्रैक्ट होकर L प्राइम हो जाएगी और स्पीड अगर c/2 है ना, और ये भी इधर c/2 से मूव कर रहा है, ठीक है. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेंथ जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और स्पीड इधर c/2 है, स्पीड इधर c/2 है. तो टाइम जो लगेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम क्या लगेगा अगर इस तरह से नॉन इलेक्ट्रिसिटी में लगो? टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इन ग्राउंड फ्रेम? डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड इन ग्राउंड फ्रेम, ठीक है. तो इसको बोल देता हूं मैं टी. तो टी आपका हो जाएगा, ग्राउंड फ्रेम में टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है? L प्राइम है. अब बताइए टोटल स्पीड कितनी है ग्राउंड फ्रेम में? ये c/2 से जा रहा है और ये c/2 से जा रहा है, तो टोटल स्पीड हमारे पास c हो जाएगी.
यस सर। ठीक है, और एल प्राइम बताइए क्या होगा? एल प्राइम इज द कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। तो एल प्राइम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ एल नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी। और यहां पर वी क्या है बताइए? लेंथ ऑफ द रॉड विच इज सी बार। तो एल प्राइम आपको कितना हो जाएगा ऐसे? एल नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, तो 1/4, तो √3/2 एल नॉट। तो टी आपका लगेगा टाइम इन ग्राउंड फ्रेम, वो लगेगा एल प्राइम विच इज √3/2 एल नॉट बाय सी। ठीक है, इतना समय लगेगा ग्राउंड फ्रेम। अच्छा, अगर मुझसे यहां पर पूछा होता, ये तो पार्ट ए है, इसी में अगर मुझसे पूछा होता कि व्हाट इज द टाइम टेकन इन इन रॉकेट्स फ्रेम। ये तो हमारा टाइम टेकन इन ग्राउंड फ्रेम है। अगर हमसे पूछा होता व्हाट इज द टाइम टेकन इन रॉकेट्स फ्रेम। सर यहाँ पे आपने c/2 + c/2 कैसे कर लिया ये रिलेटिविस्टिक केस में? नहीं तो देखिए ना, ये c/2 से इधर जा रहा है और ये c/2 से इधर जा रहा है ना? तो टाइम जो लगेगा वो टोटल डिस्टेंस इन ग्राउंड फ्रेम बाय टोटल स्पीड। तो c/2 से इधर जा रहा है और c/2 से इधर है, तो नेट स्पीड जो है c/2 + c/2 हो जाएगी। सर वो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं लगेगा नेट के लिए? सर ये नहीं नहीं, ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है, बट दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए ये किस तरह से है मैं आपको बताता हूँ। ये लिख ये लिया तो आपने? तब होता है ना जब c से बहुत छोटी होती है स्पीड। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको क्या है। ये लिख लिया सबने? यस सर। चलिए, इसका मतलब क्या है ये बताता हूँ। कि पहली बात तो ये है कि रॉकेट जो है वो एल प्राइम का है, ठीक है, और ये c/2 से मूव कर रहा है, और ये पार्टिकल भी इधर c/2 से मूव। ठीक है, तो सपोज आफ्टर टाइम t दे क्रॉस। ठीक है, सपोज आफ्टर टाइम t दे क्रॉस, तो टाइम t के बाद में बताइए ये कितना आगे चला जाएगा? रॉकेट कितना आगे चला जाएगा? c/2 आगे आगे चला जाएगा, है ना? सर और ये कितना चले जाएगा? c/2 आगे चले जाएगा, है ना? और ये कितने बराबर होना चाहिए? एल प्राइम के बराबर होना चाहिए। समझिए कि नहीं बात? सर ये नहीं समझ में आया। ये मतलब जैसे c/2 आगे चला गया तो c/2 पीछे जाएगा ना? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं कि जैसे ये c/2 है, ठीक है, तो सपोज आफ्टर टाइम t दे क्रॉस, ठीक है, तो टाइम t के बाद में ये जो है, सपोज यहां से स्टार्ट हो रहा था, तो टाइम t के बाद में ये आ, ये t इज इक्वल टू 0 पे ही है, t इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सपोज टाइम t पे जो है वो
t इज इक्वल टू t पे सपोज ये चला गया, ठीक है, ओके। तो यहां पर ये आ रहा है और यहाँ इस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां से यहां पर जब क्रॉस कर रहा है तो यहां से यहां तक रॉड कितनी चल ली, सिरा यहाँ पे था रॉड का और अब यहाँ पे आ गया, तो रॉड कितनी चल ली, c/2 इंटू टी चल ली ना, यस सर। और पार्टिकल कितना चल लिया यहाँ से c/2 c/2 इंटू टी, तो c/2 इंटू टी प्लस c/2 इंटू टी एल प्राइम हो जाएगा ना, यस सर। है ना। तो यहां से फिर आपका टी आ जाएगा एल प्राइम बाय c/2 प्लस c/2, ठीक है। अच्छा तो सर अब इसको अगर रिलेटिव वेलोसिटी से करना है तो कैसे कर सकते हैं? हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना कि अब मैंने पूछा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन इन रॉकेट्स फ्रेम, तो रॉकेट की फ्रेम में आप बताइए कितना समय लगेगा, so 5 5 L0 by 4c 4c है, क्या 5 L0 by 4c है, हाँ मैं उसका वेलोसिटी चेंज कर देगा हाँ। उसी फ्रेम। तो अब रॉकेट की फ्रेम में अगर बात करेंगे हम, तो रॉकेट की फ्रेम में बताइए लेंथ तो सेम रहेगी, चेंज होगी क्या लेंथ, नहीं होगा। है ना। तो रॉकेट की फ्रेम में ये सेम रहेगा लेंथ, क्योंकि उसकी रेस्ट फ्रेम में प्रॉपर लेंथ होगी। से हम देखेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, yes sir अब जो है यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट ये होगी, है ना। तो अब जो है लगेगा टाइम विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, क्या लगेगा ये L0 बाय वेलोसिटी इधर नेगेटिव तो इसको बोल रहा हूँ मॉड ऑफ वीपीआर टू स्पीड ना। अब बताइए मुझे वीपीआर कितना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रॉकेट, तो वीपीआर क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो वीपी माइनस वीआर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वीपी इंटू वीआर बाय सी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब बताइए इन दोनों को कनेक्ट कौन सी फ्रेम करती है, ग्राउंड फ्रेम कनेक्ट करती है ना, yes sir तो जी लगा दो यहाँ पे, तो जी जी जी, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट कितना हो जाएगा, वी पी विथ रिस्पेक्ट टू जी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है बताइए, c/2 है माइनस c/2, माइनस रॉकेट की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है वेलोसिटी c/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है माइनस c/2 और रॉकेट की स्पीड रॉकेट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है c/2, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा माइनस c/2 तो माइनस c आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा बताइए, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1 प्लस 1/4 तो 5/4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5, तो वीपीआर जो है वो आ जाएगा -4c/5, तो आपको टाइम लगेगा जो रॉकेट फ्रेम में लगेगा L0 बाय ये स्पीड कितनी हो जाएगा इसका मॉडुलस विच इज 4c/5, ठीक है। तो कितना समय लगेगा 5L0/4c, यही बोल रहे थे ना आप, जो बोल रहे थे कितना लगेगा, यस सर, हम्म 4c by 5। हाँ ठीक है। अच्छा अब तीसरी बात बताइए मुझे, बताइए टी इन पार्टिकल्स फ्रेम, अब पार्टिकल के ऊपर बैठ के देखेंगे तो कितना टाइम लगेगा,
सेम टाइम लगेगा सर। सेम टाइम लगेगा। यस सर। नहीं सर, वो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा ना? वेलोसिटी सेम होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हाँ, करेगा। वेलोसिटी सेम रहेगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना? तो टी इन पार्टिकल फ्रेम निकालो, अब क्या होगा? तो बस यहाँ पर एल नॉट की जगह कितना आ जाएगा? एल प्राइम आ जाएगा। ये लिख लिया सबने, ये वाला स्लाइड? यस सर। एक काम करता हूं मैं, इसको आगे चलता हूं। जो टी रहेगा, टी इन पार्टिकल्स फ्रेम, पार्टिकल से देखेंगे अगर हम, तो डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा एल प्राइम, क्योंकि उसके हिसाब से लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना? और एल प्राइम, और यहां पर तो नीचे तो कितना आएगा? वीपीआर। वीपीआर तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब ये एल प्राइम क्या है? दिस इज लेंथ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम पार्टिकल, ठीक है? तो बताइए, पार्टिकल जब देखेगा तो कितनी लेंथ ऑब्जर्व होगी? अगर मैं पार्टिकल की फ्रेम में देखूं, इन पार्टिकल्स फ्रेम, पार्टिकल की फ्रेम से अगर देखूं, तो पार्टिकल तो रेस्ट में रहेगा आपका। ये कितने से आगे मूव कर रहा है? एल वी आरपी से आगे मूव करेगा ना, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल, है ना? समझ आएगी नहीं बात ये वाली, है ना? तो बताइए एल प्राइम कितना हो जाएगा? एल नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी आर पी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी ना? ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला एल प्राइम और जो हमने ये वाला एल प्राइम निकाला था रॉड के रिस्पेक्ट वाला एल प्राइम, ये अलग है। समझ के बात? क्योंकि यहाँ पर v जो है वो c/2 लिया था हमने, और यहाँ पर जो v है वो वी आरपी लिया है। डिफरेंस समझ गया ना? यस सर। यस सर। बस एल प्राइम को यहाँ पर रख देना, ठीक है? तो जहां से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में लेंथ और उसके रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है। सर यहाँ पे बस इतना डाउट हो रहा है, जो आपने पहला वाला केस लिया था उसमें आपने वी आर पी रिलेटिविस्टिक क्यों नहीं लिया? कहाँ पे? ये से इससे पहले वाला ये वाला सर, इसमें भी यही आना चाहिए था ना 4/5c, पिछले वाले केस में जिसमें जो सी ए पार्ट है उसमें ए पार्ट। यस सर। नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो है ये जो है ना वीआरपी है, ये है कि रॉकेट की फ्रेम में या पार्टिकल की फ्रेम में देखेंगे तो क्या होगा। ये है कि ग्राउंड के फ्रेम में ही देख रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि कितना समय लगेगा। तो ग्राउंड की फ्रेम में ही देख रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ग्राउंड की फ्रेम में सपोज टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है ना? टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, और सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे थोड़ा रॉकेट आगे चला जाता है और थोड़ा पार्टिकल पीछे चला जाता है, और वो इस तरह से आगे पीछे जाता है कि पार्टिकल जो है रॉकेट के पीछे वाले एंड पे जाता है। तब मैं देखता हूं कि रॉकेट कितना आगे बढ़ा है, तो c/2 टी आगे बढ़ा। पार्टिकल कितना पीछे चला है, c/2 पीछे गया, और वो दोनों का लेंथ जो है वो एल प्राइम के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी नहीं है, दिस इज जस्ट द टोटल स्पीड कैलकुलेटिंग। यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी सेम रह रही है ना c/2। नहीं, वेलोसिटी सेम हो कम ज्यादा हो कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पर हम रॉकेट को पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, पार्टिकल को रॉकेट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, दोनों को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं,
और मैं ये बोल रहा हूँ कि t इज इक्वल टू 0 पे सपोज उसका फ्रंट एंड इसके सामने है, तो सपोज t इज इक्वल टू t पे क्या होगा किसी टाइम पे, तो किसी टाइम पे रॉकेट थोड़ा आगे चले जाएगा तो c/2t आगे चला जाएगा, और उसी टाइम पे ये थोड़ा पीछे चले जाएगा तो सपोज c/2t पीछे चले जाएगा, और वो दोनों जो है एल प्राइम के बराबर होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर हम वेलोसिटीज को ऐड नहीं कर रहे हैं, स्पीड को ऐड इन द सेंस ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ऐड नहीं कर रहे हैं, दिस इज वी आर एडिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ के बात ये वाली? यस सर। ओके चलिए, तो हमने देखा कि रॉकेट ग्राउंड के फ्रेम में कितना समय लगेगा, तो ग्राउंड के फ्रेम में लगेगा, तो ग्राउंड के फ्रेम में कितनी लेंथ है और ग्राउंड के फ्रेम में कितना नेट स्पीड है। फिर रॉकेट के फ्रेम में कितना लगेगा, तो रॉकेट के फ्रेम में कितनी लेंथ है और कितनी स्पीड है, और फिर देखा हमने कि पार्टिकल के फ्रेम में कितना लगेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सर इसमें जो लॉरेंट फैक्टर निकालेंगे वो मतलब कि वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी विद हाँ रेस्पेक्ट हाँ टू हाँ पार्टिकल चलेंगे। हाँ, यस यस, यहाँ पर जो आएगा ना ये इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी वाला है। मतलब कि जब कोई तीसरा व्यक्ति मतलब दो इवेंट को देखता है तो उसको हम सिंपल ऐड कर देंगे, और जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो ओवर जो थ्योरम है उसी को लगाएंगे। हाँ हाँ, यस यस, यू गॉट इट राइट, यहाँ पर जो बोल रहा है। यस सर। हाँ कोई तीसरा। सर यहाँ पे पार्टिकल जब हम लोग रॉकेट के फ्रेम में देख रहे हैं तो पार्टिकल का स्पीड जो है वो कंपेरेबल टू सी है, तो कहाँ पे बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर? यस मतलब कहीं पर भी इसमें जो हम लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, हम्म। किसी भी केस में देख रहे हैं, तो वो है कि रॉकेट का जो अगर हम फ्रेम से देखें तो पार्टिकल बहुत छोटा हो तो उसमें तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं हाँ सपोज करता हूँ कि अगर पार्टिकल का भी कुछ लेंथ होता, हाँ, वो मतलब मैं प्रॉब्लम करा रहा हूँ, वही करा रहा हूँ। यस सर, मतलब दो रॉकेट होते हैं और दोनों c/2 मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तो हाँ दोनों के कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए ना। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ क्या करेंगे उसमें। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, सपोज जैसे ये बता रहे हैं, सपोज आपका ये रॉकेट जो है सपोज c/2 से जा रहा है, और ये रॉकेट भी c/2 से जा रहा है, और दोनों की प्रॉपर लेंथ जो है L0 है। तो आप लिखिए व्हाट इज टाइम टेकन for the rockets to cross each other in ground frame। ठीक है, तो अब मुझे बताइए ग्राउंड फ्रेम में रॉकेट को लेंथ कितनी दिखेगी उसकी? एल प्राइम दिखेगी, और ये वाला भी एल प्राइम दिखेगा, और ये c/2 है और ये c/2। तो टाइम टेकन इन ग्राउंड फ्रेम तो बताइए अब जो है टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी? 12। एल प्राइम प्लस एल प्राइम करनी पड़ेगी, यस सर। और अब टोटल स्पीड हमारे पास कितनी है? c/2 प्लस c/2, है ना? एग्जैक्टली वही। यहाँ पर सिर्फ पार्टिकल था तो सिर्फ एल प्राइम में काम चल रहा था, अब ये वाली डिस्टेंस भी तो कवर करनी पड़ेगी, और एल प्राइम तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा दोनों का, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, और एल प्राइम इज L0 √ 1 माइनस c/2 स्क्वायर बाय c। कितना आ जाएगा ये? √3/2 L0। टाइम आपका लगेगा ग्राउंड फ्रेम टाइम आपका लगेगा ग्राउंड फ्रेम में
2 into L prime, तो √3/2 L नॉट डिवाइडेड बाय C, क्योंकि C/2 C/2, तो ये आ जाएगा आपका √3 L नॉट बाय C। चलिए, अब सपोज ये रॉकेट नंबर 1 है और ये रॉकेट नंबर 2, तो अब मुझे बताइए टाइम टेकन इन रॉकेट 1's फ्रेम। अब मैं रॉकेट 1 पे बैठ के देख रहा हूं, तो ओवरऑल क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो देखिए अब मैं रॉकेट 1 पे बैठ के देख रहा हूं, तो रॉकेट 1 पे बैठ के देखूंगा अगर मैं, तो रॉकेट 1 की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी क्या? नो सर, नहीं होगी ना, रॉकेट 1 की लेंथ उतनी ही रहेगी, रॉकेट 2 का काउंट L नॉट ही रहेगी रॉकेट 1 की लेंथ। अच्छा, रॉकेट 2 की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी कि नहीं? यस सर, यस सर है ना, रॉकेट 2 की लेंथ कितनी हो जाएगी? L प्राइम, L प्राइम हो जाएगी। अब रॉकेट 2 रॉकेट 1 के रेस्पेक्ट में किससे चलेगा? V21 से चलेगा ना। तो अब टाइम टेकन कितना लगेगा? टोटल डिस्टेंस अब कितनी कवर करनी पड़ेगी? L नॉट प्लस L प्राइम, और स्पीड कितनी है? V21। समझ गए बात? यस सर। अब बताइए L प्राइम क्या होगा? L प्राइम ये सेम वाला होगा क्या? ये वाला होगा? यस सर ये कहाँ होगा? ये तो L प्राइम रॉक में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जो L प्राइम होगा वो होगा L नॉट √1 माइनस V रिलेटिव स्क्वायर, तो V रिलेटिव ऑफ V21 है ना। समझ गए? अब L प्राइम जो होगा ये होगा, है ना। अच्छा, V21 कैसे निकालेंगे? वो हमारा फॉर्मूला है V2 माइनस V1 बाय 1 माइनस V2 V1 बाय C स्क्वायर। अब ये निकालना है तो बीच में ग्राउंड फ्रेम पता है हमें, तो V2G निकाल लेंगे, यहाँ पे इसको G बोल देता हूँ, V1G V2G, ये पता है हमें, तो यहाँ से V21 निकल आएगा, V21 निकल आएगा तो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ पता लग जाएगी, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ पता लग जाएगी तो टाइम इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड। टोटल डिस्टेंस क्या है? ये तो L नॉट ही रहेगी, अब ये कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी बाय रिलेटिव स्पीड। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन? यस सर अच्छा, रॉकेट 2 का रिस्पेक्ट में देखूंगा तो भी सेम ही टाइम लगेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है पूरा सिस्टम, यस सर सेमी यस लगेगा सर। है ना। चलिए आगे चलें। यस सर। Now let us suppose आपकी एक कार्ट है और एक कार्ट जो है ये इधर 3C/5 से मूव कर रही है, और इसका जो है L नॉट है, प्रॉपर लेंथ इज L नॉट, ठीक है ना। और सपोज a light beam is emitted
is emitted from rear end of cart and absorbed at front end. ठीक है, तो क्या किया है, यहां से एक फोटोन एमिट हुआ यहां से और यहां पर एब्जॉर्ब हो गया, है ना। तो यहां से आपका एमिटेड है, एमिटेड, और यहां पर एब्जॉर्ब है। चलिए, तो पार्ट लिखिए। व्हाट इज टाइम टेकन है ना। तो ये दो इवेंट है ना, टाइम टेकन बिटवीन emission and absorption in कार्ट्स फ्रेम। तो सबसे पहले तो सिंपल वाला सवाल देखते हैं, कार्ट वाली फ्रेम में कितना टाइम टेकन होगा। तो टी इन कार्ट, बताइए डिस्टेंस कितना चला और स्पीड कितनी है। डिस्टेंस L नॉट स्पीड इन कार्ट। तो बताइए कार्ट फ्रेम में प्रॉपर लेंथ एल नॉट है, तो कार्ट की फ्रेम में कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, उसे एल नॉट चलनी पड़ेगी। नॉट और लाइट है तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, सी सी होती है। तो कार्ट की फ्रेम में कितना समय लगेगा एमिशन और एब्जॉर्प्शन के बीच में, एल नॉट बाय सी। ठीक है, अब इसी में मैं थोड़ा कर देता हूं। अब ये जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कार्ट खुद 3c/5 से चल रहा है, तो अब निकालो टाइम टेकन इन ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड की फ्रेम में कितना समय लगेगा ये निकालो आप। 4 L नॉट 5 C। तो ग्राउंड से अगर ऑब्जर्व करता हूं मैं, तो ग्राउंड से ऑब्जर्व करता हूं मैं, तो एमिशन और एब्जॉर्ब के बीच में टाइम निकालना है। तो देखिए अब ग्राउंड से मैं ऑब्जर्व करता हूं, तो सपोज एमिशन हुआ, तब रॉकेट सपोज यहाँ पे था, यहाँ पे एमिशन हुआ, टी इज इक्वल टू सपोज 0 पे यहाँ पे एमिशन हुआ। ठीक है, अब ये फोटोन आगे जाएगा बट ये भी आगे जाएगा, है ना, समझ गए बात। तो बताइए टाइम, सपोज टाइम टी पे जो है आपका क्या कहते हैं, सपोज टाइम टी पे जो है इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो आफ्टर टाइम टी जो है सपोज एब्जॉर्प्शन होता है, तो टाइम टी पे ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टाइम टी पे जो है एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, ओके, चलिए अब बताइए मुझे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा फोटोन। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हाँ हाँ, 5 L नॉट बाई 4। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा फोटोन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में टाइम टी में, टी इज इक्वल टू 0 से टी में। अच्छा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फोटोन की वेलोसिटी चेंज होगी क्या, स्पीड। नो सर। सी है तो सी ही तो रहेगी, यस सर। है ना, सी ही तो रहेगी ना। तो कितना आएगा, सी इंटू टी। ठीक है,
अब एक और बात बताइए मुझे, फोटोन जितने डिस्टेंस चलेगा, है ना, कितनी डिस्टेंस चलेगा फोटोन? कितना चलना पड़ेगा फोटोन को? एक तो चलना पड़ेगा उसे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार्ट, प्लस लेंथ ऑफ द कार्ट, इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा ना उसे, यस सर। है ना? क्योंकि देखिए फोटोन को रेयर से फ्रंट एंड पे जाना है, तो रेयर से फ्रंट एंड पे जाना है तो उसको इतने डिस्टेंस चलना पड़ेगा। वो कितनी होगी? एक तो कार्ट ने कितनी डिस्टेंस चली है ना, प्लस लेंथ ऑफ द कार्ट। तो देखिए मैं बताता हूं आपको, फोटोन जो है ये इतनी डिस्टेंस चलेगा, इतनी डिस्टेंस फोटोन चलेगा। ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये किसके बराबर होगा? जितनी डिस्टेंस कार्ट चलेगा, तो कार्ट कितने डिस्टेंस चलेगा? इतनी डिस्टेंस। ये प्लस एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा फोटोन को इतना। समझ के बात ये, यस सर। है ना? तो बताइए डिस्टेंस ट्रेवल बाय फोटोन कितना है, देखा था हमने, c इंटू टी है, क्योंकि फोटोन की स्पीड तो किसी भी फ्रेम में, ये तो पोस्टुलेट है एसटीआर का। अच्छा, कार्ट टाइम टी में कितनी डिस्टेंस चलेगा? कार्ट की स्पीड कितनी है? 3c/5 है, तो 3c/5 इंटू टी प्लस, अब लेंथ ऑफ द कार्ट ऑब्जर्व करेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो कॉन्ट्रैक्टेड होगी, यस सर। प्लस एल प्राइम। अब बताइए एल प्राइम कितना होगा? आपकी प्रॉपर लेंथ इंटू √1 माइनस v²/c², और v कितना है आपका? 3/5। तो एल प्राइम आपका हो जाएगा ये 3/5 है तो 16 4, तो 4/5 आ जाएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा ct माइनस 3ct/5, तो 2ct/5 आ जाएगा। इज इक्वल टू एल प्राइम, तो एल प्राइम आपका आ जाएगा 4L0/5। टी आपको कितना लग जाएगा? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2L0/c। सर अगर मतलब यहाँ पे फोटोन एमिट हुआ है, अगर ऐसे बोलते कि फोटोन नहीं है, वो कुछ और ऑब्जेक्ट है विद वेलोसिटी, तब हम कैसे करते? क्या बोल रहे हैं कि फोटोन? सर वो फोटोन नहीं है, कोई और ऑब्जेक्ट है वेलोसिटी अच्छा, भी। फोटोन नहीं कोई और ऑब्जेक्ट है, तो देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में दिया होता कि वो ऑब्जेक्ट जो है थ्रो किया गया है कार्ट के अंदर, सपोज वेलोसिटी v से, है ना? तो यस सर। वेलोसिटी v जो है कार्ट के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर तो L0/v आता, बट यहाँ पर फिर हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट पार्टिकल, तो यहाँ पर उस वेलोसिटी को हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ता फिर। ओके सर। समझ गए बात? यस सर। यहाँ पर फोटोन दिया है तो डायरेक्टली हमने सी कर दिया, क्योंकि फोटोन का हमेशा सी होता है, बट अगर यहाँ पे पार्टिकल होता जिसकी कुछ वेलोसिटी सी से कम होती, तो यहाँ पर तो वो वेलोसिटी आती, बट यहाँ पर जो आता है ना, वो आता है इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो फिर रिलेटिव वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ता है। यस सर आपने वहाँ पे 2ct/5 किए हैं, तो पहले पेपर में तो ct इक्वल टू 3c/5, फिर ट्वाइस ले लिए हम लोग 2ct5, मतलब वहाँ पे
कुछ पुट किए हैं क्या? नहीं, इसमें से इसको मैंने माइनस किया बस। अच्छा, मैंने माइनस करने के बाद एल प्राइम पे हम लोग वैल्यू पुट कर दिए हैं सर। हाँ, एल प्राइम की वैल्यू ये पुट कर दी। ओके सर। चलिए, सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा सर दीजिए। इसमें जो लेंथ जो लिए हैं सर वो ऐड होगा ना? हाँ तो एड ही तो किया ना मैंने। नहीं, वो CT प्लस 3C/5T वो दोनों ऐड होगा ना? ये क्यों ऐड होगा भाई? डिस्टेंस ट्रेवल बाय फोटोन, फोटोन को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? एक तो जितनी कार्ट करेगा प्लस एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी इतनी। तो कार्ट कितनी करेगा? 3C/5 इंटू टी, और एक्स्ट्रा कितनी? एल प्राइम। हम सब एल प्राइम की बात करते हैं। एल प्राइम सर उतना मतलब जो फोटोन कवर कर रहा है हाँ तो सर थोड़ा आगे कीजिए। हाँ, एक मिनट, ये कर लिया आपने जिसको करना हो था? गया सर, यस सर। हाँ बताइए। जो फोटोन एल नोट कवर करेगा, एल प्राइम कवर करेगा, हाँ वो सर दोनों डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक तो फोटोन टी टाइम पर जितना वो कवर करेगा, और हाँ वो जो फ्रेम है हाँ। उसका नहीं भी नहीं, तो डिस्टेंस। हाँ तो वही तो मैंने किया कि फोटोन जो है रेयर एंड से पास हुआ है और यहाँ पे फ्रंट एंड पे गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फोटोन ने ट्रेवल की टोटल CT। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? एक तो ये है कि पार्टिकल जो फ्रेम का रेयर एंड जो है, फ्रेम का रेयर एंड यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल करेगा वो है, मतलब फ्रेम ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वो है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार्ट प्लस अब इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करनी पड़ेगी फोटोन को, क्योंकि फोटोन को जो है रेयर एंड से फ्रंट एंड पे जाना है। तो इसीलिए लेंथ ऑफ द कार्ड लिखा है। तो ये लेंथ ऑफ द कार्ड यहाँ पे एल प्राइम लिया तो है मैंने। सर यस। सर हम जो पिछले वाला केस किए थे ना, वो जो पार्टिकल और रॉकेट वाला, हाँ, तो उससे भी करे तब भी तो यही आंसर आ रहा है। मतलब इससे भी करे तब भी आंसर आ रहा है, मतलब समझा नहीं, इससे क्या करें? सर पार्टिकल और रॉकेट वाला जो किए थे जो टेक्निक से, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी को मैं 2C/5 और टोटल डिस्टेंस को पुट किया तो भी आएगा। नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है इसमें? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही तो दिया है ना। ये सर, और सर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लाइट का C है, तो सर उसका हो जाएगा 2C/5 हाँ, 2C/5 हो जाएगा। और एल प्राइम हो जाएगा, देन एल प्राइम बाई 2C/5 कर देंगे। नहीं, बट एल प्राइम बाय 2C/5 करेंगे तो आपका ये भी तो मूव कर रहा है ना, साथ में कार्ड भी तो मूव कर रहा है। लेकिन सर आंसर आ रहा है। नहीं, आंसर आया और ठीक है, बट आपका उसके पीछे का लॉजिक ठीक होना चाहिए ना। चलिए, ओके, ठीक है। तो अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी में, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में आगे। कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में ही है ये सब टॉपिक, विच इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल। एंगल ड्यू टू रिलेटिव मूवमेंट। ठीक है। तो सपोज आपका लेट अस टेक वन ट्रायंगल, ट्रायंगल के हिसाब से देखते हैं इसको। सपोज आपका ये ट्रायंगल जो है रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, और ये एंगल जो है सपोज आपका
सपोज यहाँ पर अल्फा है, बीटा है, और सपोज ये वाला एंगल आपका थीटा है। तो रेस्ट पे है, ठीक है। तो अल्फा बीटा, और सपोज ये हाइट जो है आपकी h है, और ये डिस्टेंस आपकी है a। ओके, तो एक एक करके एंगल लिख लेते हैं। तो बताइए tan अल्फा कितना होगा? tan अल्फा होगा हाइट बाय बेस, h बाय a। चलिए, और tan बीटा कितना होगा? tan बीटा होगा हाइट बाय h बाय b, और आपका tan थीटा कितना होगा? a बाय h। अल्फा और थीटा तो रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं। अब सपोज सेम ऑब्जेक्ट है, अब सेम ऑब्जेक्ट है मतलब ट्रायंगल है आपका सेम, बट अब ये जो है मूव कर रहा है। मूव कर रहा है सपोज वेलोसिटी v से इधर, सेम ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो जिस वेलोसिटी के पैरेलल वाली डायमेंशन उसकी कांटेक्ट हो जाती है, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन एज इट इज रहती है। तो जो h डायमेंशन है, वो h डायमेंशन वेलोसिटी के पैरेलल वाली है, परपेंडिकुलर वाली है? परपेंडिकुलर वाली, मतलब वो तो एज इट इज रहेगी। और सपोज इसको मैं नए एंगल को बोल देता हूँ अल्फा प्राइम, अल्फा प्राइम, इसको बोल देता हूं मैं थीटा प्राइम, और इसको बोल देता हूं मैं बीटा प्राइम। चलिए, तो परपेंडिकुलर वाली डायमेंशन तो एज इट इज रहेगी। अच्छा, ए डायमेंशन जो है वो पैरेलल वाली है, परपेंडिकुलर वाली है? ए पैरेलल वाली। तो जो आपका ए प्राइम हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और बी डायमेंशन भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी इंटू अब अगर हम मैं लिखूं tan अल्फा प्राइम, tan अल्फा प्राइम को अगर मैं लिखूं तो tan अल्फा प्राइम में आ जाएगा, हाइट तो सेम है, बेस में नीचे आ जाएगा a अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? अगर मैं अल्फा की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा बाय अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर। तो अब मुझे बताइए, अल्फा प्राइम अल्फा से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा, बड़ा होगा ना, बिकॉज ऊपर तो सेम है, नीचे वाले क्वांटिटी कम हो जाएगी। अल्फा प्राइम जो है अल्फा से बड़ा होगा, क्योंकि देखिए हाइट तो सेम रहा, बेस कम हो गया। अच्छा, 10 अगर बीटा प्राइम मुझे करना है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? h बाय बी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका h बाय बी, तो 10 बीटा है, तो 10 बीटा बाय अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो बीटा प्राइम बताइए, बीटा से कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा।
क्योंकि हाइट सेम है, बेस कम हो गया। टेन थीटा प्राइम लिखना मुझे अब। ठीक है, तो टेन थीटा प्राइम अगर मुझे लिखना है तो ये हो जाएगा ए बाय एच, और ए बाय एच जो है वो है टेन थीटा। तो टेन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय। तो बताइए थीटा प्राइम थीटा से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। थीटा प्राइम कम होगा, क्योंकि थीटा प्राइम के केस में क्या हुआ है, बेस तो सेम रहा है, हाइट बेस जो है उसका एच है, और बस हाइट जो है कम ही है। थीटा प्राइम जो है कम होगा थीटा से। ओके, तो कुल मिला के बात ये है कि अगर मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो स्टेटमेंट में लिखना चाहूं तो एक बार देखिए, एंगल और बोलता हूं मैं अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल measured from measured from line of velocity increases है ना। और acute angle measured from line perpendicular to velocity decreases। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? देखिए Yes, sir. यहां पर लाइन ऑफ वेलोसिटी ये है आपकी, है ना। तो इस वेलोसिटी से एंगल मेजर कर रहा हूं अल्फा, तो अल्फा इंक्रीज होगा, और बीटा भी इसी एंगल से वेलोसिटी एंगल इसी लाइन से एंगल मेजर्ड है, तो बीटा भी इंक्रीज होगा। बट थीटा कहां से एंगल है? थीटा एंगल है लाइन परपेंडिकुलर से, तो थीटा जो है कम होगा। और उसका उसके पीछे का इफेक्ट आपको पता लग गया क्या है, कि एक केस में टेन थीटा में हाइट सेम रहती है और बेस बढ़ जाता है, दूसरे केस में ऊपर वाला बढ़ जाता है और नीचे वाला कम होता है। ठीक है, अगर कोई एंगल पे वेलोसिटी अगर है तो उसमें तो एक उससे अगर हम देखें लाइन ऑफ वेलोसिटी से तो उससे वो इंक्रीज होगा, और अगर परपेंडिकुलर में देखें एक एक उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी आएगा, उसकी वजह से वो डिक्रीज होगा। नहीं नहीं, किसकी बात कर रहे हैं आप कि? अगर किसी एंगल पे वेलोसिटी हो तो नहीं, एंगल पे वेलोसिटी होगी तो जिस जिस लाइन में वेलोसिटी होगी उस लाइन में लेंथ कांटेक्ट फिर उस हिसाब से देख लेंगे हम। जिस लाइन में वेलोसिटी होगी उस लाइन में लेंथ कांटेक्ट होगी और उसके परपेंडिकुलर लेंथ सेम रहेगी, तो उस हिसाब से फिर एंगल का बिहेवियर जो होगा। सर एक स्क्वायर को अगर हम डायगोनल के अलोंग वेलोसिटी देते हैं तो उस हिसाब से हाँ आप हाँ, बता सकते हैं। वो देख लेते हैं एक बार। तो ये लिख लिया सबने? यस सर।
सपोज आपका है ये स्क्वायर ए, इसका डायगोनल है ए बी और सी डी, दो डायगोनल है उसके, ए बी और सी डी। तो अब सपोज मैं स्क्वायर को जो है इधर वेलोसिटी दे देता हूं, इधर स्क्वायर को मैंने अगर इधर वेलोसिटी दे दी, तो इधर वेलोसिटी अगर दे दी मैंने इसको, तो देखिए ये वाला डायगोनल कंप्रेस होगा क्या? नहीं, ये वाला डायगोनल तो इसके परपेंडिकुलर है, तो ये वाला डायगोनल तो सेम रहेगा एज इट इज, मतलब ए बी तो सेम रहेगा एज इट इज, सी कॉन्ट्रैक्ट। ए बी तो सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा सी डी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यस सर। यस सर। सी डी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिमेट्रिक बनाना चाहिए, एक मिनट, सिमेट्रिक बनाते हैं थोड़ा इसको, ये हाँ, ठीक है, ये है सी डी। वेलोसिटी जो है इधर सीधी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो अब जो है आपका ये स्क्वायर इस तरह से दिखेगा। ना हाँ, तो अब जो है पहले जो था ए बी, अब यहाँ पर पुराना वाला नया वाला ए बी जो है वो, यहाँ पर ए बी क्या था बताइए, अगर इसकी साइड को मैं ए लेता हूं तो ए बी क्या था यहाँ पर, √2a था। यहाँ पर ए बी क्या रहेगा, सेम रहेगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। अच्छा यहाँ पर था सी डी कितना था, √2a, यहाँ पर सी डी कितना हो जाएगा, कॉन्टेक्ट हो जाएगा, यस √2a √1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो आप क्या बता रहे थे आप, एंगल की बात, तो यहाँ पर एंगल जो है वो 45 डिग्री था। अब यहाँ पर एंगल ये कितना हो जाएगा, ये अल्फा कितना हो जाएगा, सपोज ये अल्फा है, तो यहाँ पर जो अल्फा है अल्फा 45 डिग्री था, यहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अल्फा है वो किससे है, लाइन ऑफ मोशन से है अल्फा, यस तो मतलब इंक्रीज करना चाहिए अल्फा, यस सर पहला वाला स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा, 10 अल्फा हो जाएगा यहाँ पे आपका ए बी बाई 2 बाय सी बी बाई 2। है ना, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा √2a बाय √2a and √1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाय समथिंग। तो यहाँ पर जो है अल्फा इज, ये जो है लेस देन 1 है, तो अल्फा जो है आपका अल्फा प्राइम से बड़ा हो जाएगा, अल्फा जो है आपका 45 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और ये वाला एंगल जो है, सपोज इसको थीटा बोलता हूं मैं, थीटा यहाँ पर जो है वो 45 डिग्री है। अब यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा किससे मेजर्ड है, परपेंडिकुलर लाइन से मेजर्ड है, यस सर। यस तो सर थीटा ये कम हो जाएगा ना, यस सर ये क्यों होगा अल्फा ज्यादा, बिकॉज इट इज मेजर्ड फ्रॉम पैरेलल लाइन टू वेलोसिटी।
और ये थीटा कम क्यों होगा? बिकॉज इट इज मेजर्ड फ्रॉम perpendicular line to velocity. चलिए, तो ये हमारा हो गया एंगल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि एरिया किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा किसी ऑब्जेक्ट का। सर बैक स्लाइड थोड़ा कर दीजिए। डन सर। अच्छा एक बार बताइए, यहाँ पर अक्यूट एंगल जो है वो इंक्रीज करेगा, तो अगर ऑब्ट्यूस एंगल देखूंगा मैं तो वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। एक एंगल बढ़ेगा तो दूसरा एंगल कम होगा, तो ऑब्ट्यूस वाला वो डिक्रीज करेगा। चलिए, सर एक बार वो पीछे वाला साइड। डन सर। सर अगर उसमें AC और BD निकालने को बोल दिया, हाँ तो एसी और बीडी निकालने को बोल दे तो आपको दो परपेंडिकुलर पता है तो डायगोनल निकल जाएगा ना। तो सर वेलोसिटी रिजॉल्व करके कर लेंगे ना। नहीं नहीं, वेलोसिटी क्यों रिजॉल्व करेंगे हम? सिंपलिस्टिक मेथड है ना, ए बी और सी डी पता लग गया हमें, तो ए सी उसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, इसका और इसका, और ये कितना है? ए बी का आधा है, ये सी डी का आधा है, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए और यस सर यस। प्लस सी डी बाई 2 का स्क्वायर। चलिए ओके, अब हम देखते हैं कि एरिया वाली की बात करते हैं, एरिया की, है ना। ये तो एंगल हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट फिर एंगल पे कैसे पड़ता है वो एंगल ट्रांसफॉर्मेशन देखा। अब देखते हैं कि एरिया कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं, एरिया की बात करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं, फिर उसका जनरलाइज स्टेटमेंट लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। तो सपोज आपका एक सपोज आपका एक रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल का लेंथ ए है और बी है ना। और सपोज अभी ये रेक्टेंगल आपका मूव कर रहा है इधर, है ना, इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। तो रेक्टेंगल मूव कर रहा है तो बी कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? नो सर। तो बी तो एज इट इज रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एरिया कितना था इसका? ए इंटू बी। यहाँ पर एरिया कितना है इसका? एरिया, इसको एरिया को ए बोलता हूँ। अब यहाँ पर एरिया ए प्राइम कितना है आपका? ए प्राइम आपका कितना है? ए प्राइम इंटू बी। ए प्राइम जो है आपका वो क्या हो जाएगा? ए अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू ए प्राइम क्या आ जाएगा आपका? अब ए इंटू बी तो ए है, तो ए प्राइम आपका हो जाएगा ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय। ठीक है, तो इसी को मैं जनरलाइज स्टेटमेंट के टर्म्स में लिख सकता हूं। अच्छा चलिए, इसमें एक और प्रॉब्लम देखते हैं, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। देखिए यहाँ पर एरिया है इस तरीके से, और जो वेलोसिटी है वो एरिया के प्लेन में ही है, समझ के बाद। अगर मान लो सपोज आपका ऐसा होता कि मेरी जो, इमेजिन करो कि आपका जो रेक्टेंगल है वो
इनसाइड एंड आउटसाइड द प्लेन है, इस तरीके से, है ना, अंदर से बाहर आ रहा है इस तरीके। समझ गए ना रेक्टेंगल किधर है? ये रोम्बस नहीं है, रेक्टेंगल है, बट ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। और सपोज अब ये एक तरह से वेलोसिटी इधर मूव करता है, तो अब बताइए मुझे, इसकी ए डायमेंशन कांटेक्ट होगी क्या? नो सर। नहीं होगी ना, और बी भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों उसके परपेंडिकुलर है ना। ए भी सेम रहेगा, बी भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर एरिया ए कितना है? ए इंटू यहाँ पर कितना है? ए प्राइम इज इक्वल टू, ये भी है ए इंटू बी, ए प्राइम इज इक्वल टू ए। सर इसमें जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके एरिया का परपेंडिकुलर है। हाँ वो हाँ, एरिया यहाँ पर परपेंडिकुलर है ये, मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है वो प्लेन ऑफ रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, जब वेलोसिटी जो है वो प्लेन में होती है रेक्टेंगल के, तो उसका एरिया जो है कांटेक्ट हो जाता है। जब वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर होती है रेक्टेंगल के, तो उसका एरिया जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं कि इफ a planar object if a planar object is moved, planar object का मतलब क्या है? 2D है, is moved parallel to its plane. Then in any direction, parallel है और any direction, then आपका जो a प्राइम है वो हो जाएगा a नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको मैं प्लेन में मूव कर रहा हूं, उसी के प्लेन में, तो एरिया आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इससे। ठीक है, और यहां पर स्टेटमेंट है आपका सेम है, इफ अ प्लेनर ऑब्जेक्ट is moved in perpendicular direction of its plane, then area does not change. ठीक है, तो 2D ऑब्जेक्ट है, उस 2D ऑब्जेक्ट को अगर मैं उसके प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में मूव करूं तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं किसी एंगल पे मूव करूं तो क्या होगा? ये लिख लीजिए, फिर हम एंगल की बात कर लेते हैं।
वो लास्ट में क्या लिखे हैं, डजंट? डज नॉट चेंज। तो चले आगे। सर एंगल भी तो सेम ही रहेगा। क्या एंगल? एंगल भी तो सेम ही रहेगा अगर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी रहा प्लेन। हाँ हाँ, एंगल भी सेम रहेगा। नहीं, एंगल किस एंगल की बात कर रहे हैं? सर दो ठो साइड के बीच के एंगल। नहीं नहीं, ये देखिए, ये प्लेन ऑब्जेक्ट, मैं किसी भी जनरल प्लेन ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो डिस्क भी हो सकता है, किसी भी प्लेन ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ऐसे जरूरी नहीं, ये रेक्टेंगल के केस में तो मैंने आपको स्पेशल केस दिखाई है, जनरल किसी भी प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए। क्योंकि देखिए, किसी भी प्लेनर ऑब्जेक्ट है, सपोज ये आपका है, इसको मैं छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में तोड़ सकता हूं ना। जी सर। कोई भी प्लेनर, तो हर एक रेक्टेंगल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, हर एक रेक्टेंगल का एरिया, यस सर। तो ओवरऑल एरिया भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो है, ये किसी भी जनरल ऑब्जेक्ट के लिए, ये मैंने 2D का आपको वो करके दिखाया है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है, सिर्फ रेक्टेंगल का केस का है। बाकी ये जनरल ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है। क्योंकि उसको मैं छोटे छोटे रेक्टेंगल में तोड़ सकता हूँ और वापस से यही थ्योरम लगाऊंगा, तो सबको जोड़ूंगा, तो हर एक एरिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ओवरऑल एरिया भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर इसको छोटे छोटे एंगल में तोड़ूंगा, तो हर एक रेक्टेंगल जो है विदाउट कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो टोटल एरिया भी विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। सर अगर ऐसे डायगोनली मूव कर रहा होता तो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे पिछला केस हम लोगों ने किया? इसमें सर एक डायगोनल के अलोंग अगर मूव कर रहा होता तो? ये वाला, हाँ सर। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना मैं, कि इसको फिर छोटे छोटे एंगल में तोड़ लेते, फिर छोटे छोटे रेक्टेंगल में, और हर एक तो देखिए, डायगोनल अगर कर रहा होता ना, तो फिर मैं उसको उस तरीके से तोड़ता कि उसके रेक्टेंगल उस डायरेक्शन में बनते हैं, ओके। है ना। यस सर। चलिए लिख लिया सबने ये। यस सर। चलिए, अब सपोज आपका एक तो मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट है प्लेनर ऑब्जेक्ट, वो आपका प्लेन में चल रहा है, और दूसरा बताया प्लेनर ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर में चल रहा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सपोज प्लेनर ऑब्जेक्ट है, ये प्लेनर ऑब्जेक्ट है, और जो वेलोसिटी वेक्टर है ये, हाउ डू आई स्पेसिफाई, जस्ट 1 मिनट। सपोज आपका ये प्लेनर ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, और आपका वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इधर है, और वेलोसिटी वेक्टर जो है वो देखिए यहां पर ये परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल है ना? तो वेलोसिटी वेक्टर जो है आपका ना तो परपेंडिकुलर में जा रहा है, ना पैरेलल में जा रहा है, बट एक एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है पैरेलल से, है ना। समझ के बात क्या है ये? मतलब इस वाले केस में थीटा 0 है, इस वाले केस में थीटा 90 है, और इस केस में किसी जनरल थीटा की बात कर रहा हूं। ये आपका परपेंडिकुलर वाला है यार, और वेलोसिटी आपका इधर थीटा में है ना। तो देखिए v के दो कंपोनेंट होंगे, इधर एक होगा v sin थीटा, और एक इधर होगा v cos थीटा। तो वेलोसिटी का कौन सा डायरेक्शन एरिया कॉन्ट्रैक्शन में काम आएगा? v cos थीटा आएगा कि v sin थीटा आएगा? cos थीटा वाला आएगा, क्योंकि ये पैरेलल वाला है। तो अब जो है एरिया आपका बनेगा a प्राइम, वो बचेगा a नॉट अंडर रूट
1 माइनस v cos थीटा। ना, और यहाँ पर थीटा क्या है आपको याद रखना है, थीटा जो है एंगल ऑफ वेलोसिटी, एंगल ऑफ वेलोसिटी किसके साथ है, प्लेन के साथ है, परपेंडिकुलर के साथ है, प्लेन विथ प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक, चलिए, तो ये आपके 2D ऑब्जेक्ट्स की बात हो गई। अब मैं अगर 3D ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, थ्री जी ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, तो देखिए 3D ऑब्जेक्ट होगा अगर, तो 3D ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन में उसका एक डायमेंशन होगा और दो डायमेंशन उसके पैरेलल में होंगे, सॉरी उसके परपेंडिकुलर में होंगे। समझ गए बात? एक पैरेलल होगा और दो परपेंडिकुलर। हाँ, एक पैरेलल होगा और दो परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो 3G ऑब्जेक्ट का सपोज आपका है ये, इस तरह से 3D ऑब्जेक्ट है ये आपका, इसका मोशन इधर हो रहा है, सपोज इधर मोशन हो रहा है v, है ना। तो वन डायमेंशन इसका जो है, एक डायमेंशन आपका होगा पैरेलल टू मोशन, है ना, और दो डायमेंशन आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर। टू डायमेंशंस, टू डायमेंशंस होगी आपकी परपेंडिकुलर टू मोशन, है ना। चलिए, तो आप बताइए, जो डायमेंशन मोशन के पैरेलल में होगी वो डायमेंशन कॉन्ट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी? होगी सर। होगी ना। सो यस। एक डायमेंशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिस विल बी कॉन्ट्रैक्टेड। अच्छा, जो दो डायमेंशन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी क्या? नो सर। नो सर। इसमें होगा नो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, तो वॉल्यूम में सपोज आपका ये डायमेंशन आपका है, ये डायमेंशन आपका है a, और सपोज ये डायमेंशन है आपका b और c। फिर से इसका दिक्कत है, और ये डायमेंशन, और ये डायमेंशन है आपका सपोज b और c, है ना। तो जो वॉल्यूम है वो है a इंटू बी इंटू सी, है ना। तो जब मोशन होगा तो आपका v प्राइम हो जाएगा v प्राइम हो जाएगा आपका
A prime I don't know, इसमें एग्जैक्टली 1.5 घंटे के बाद इसमें कुछ दिक्कत हो जाती है। वही सर मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये मार्कर में सर इसका भी टाइम का अंदाजा आ जाता है। आई डोंट नो। इंक खत्म हो जाता होगा सर 1.5 घंटे। इशारे दे रहा है सर, क्लास एंड कर दो। इसमें जो होगा A प्राइम इंटू B इंटू C, है ना, है ना। तो A प्राइम कॉन्टेक्ट होगा सिर्फ, B और C सेम रहेगा। तो V प्राइम किसके बराबर होगा बताइए? ABC इंटू अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। हाँ, तो V प्राइम होगा ABC इंटू अंडर रूट, आप लिख लीजिए, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। V प्राइम जो होगा वो होगा ABC इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर, है ना। तो V प्राइम जो हो जाएगा V इंटू अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर, ठीक है। सर वो V प्राइम इक्वल टू 1/A प्राइम BC कुछ है क्या? नहीं, 1 बाय प्राइम नहीं है, A प्राइम है वो। तो सर V प्राइम A प्राइम BC। हाँ, V प्राइम जो है वो A प्राइम BC है, और क्योंकि सिर्फ A डायमेंशन कांटेक्ट होगी, B और C सेम रहेगी, तो जो V प्राइम हो जाएगा वो जाएगा ABC इंटू अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर, ठीक है। और V प्राइम इसका मतलब फाइनली क्या हो जाएगा, V इंटू अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर, ठीक है। तो जो 3D ऑब्जेक्ट है वो किसी भी डायरेक्शन में चले, उसका वॉल्यूम जो है वो एक डायमेंशन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 डायमेंशन से सेम रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला टास्क कंप्लीट हुआ। सर ए साइड में वेलोसिटी v है ना? नहीं, देखिए इसमें किसी भी साइड में वेलोसिटी v हो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है उसको मैं a बोल रहा हूँ, ओके सर। डायमेंशन, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला ये हो गया। अच्छा, आज हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर पाए, कल के भी कुछ बाकी थे और आज के, तो अभी मैं आपके होमवर्क ले लेता हूँ, क्या है वो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा, कल शायद पूरा होमवर्क में जाएगा। फिर आपका बचा है एक टाइम डायलेशन और एक रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स। चलिए सर अब और मुझे कितने बताइए, क्लास लगेंगे सर? इसमें बचेगी अभी आपकी एक तो होमवर्क वाली, 2 ऐसे 3 और लगेगी। सर अब चलिए, आप जो डाउट लेंगे वो लास्ट में लेंगे, मतलब जो 2 नहीं नहीं कॉन्सेप्ट नहीं और पढ़ा के? नहीं, लास्ट में नहीं, कल मैं डाउट ही लूंगा। नहीं तो सर लास्ट में ही ले लीजिए, नहीं फिर नहीं, उसमें लास्ट में बाकी नहीं, अभी सारे डाउट्स हो एक्चुअली जाएंगे। इसमें क्या है कि अभी अब बीच वाला समझ में नहीं आएगा तो फिर बाद वाले में फिर दिक्कत आएगी ना। यस सर, कल डाउट ले लेना। हाँ, तो अब मुझे बताइए कि आप कल जो मैंने प्रॉब्लम्स दिए थे आपको, जस्ट 1 सर मिनट। TIFR का 6 वाला। हाँ 1 मिनट, वो TIFR का 6 में कल भी करने वाला था, कहाँ पे था ये? जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो बताइए DU में आपके क्या क्या डाउट्स बचे हैं कल और आज के मिला के? ड्यू के तो नहीं है सर, हमने तो कल ड्यू का नहीं दिया था ना सर। DU के दिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 2 दिया था मुझे लगता है। हाँ तो सर वो हो गया है सर। हो गया ना, चलो। ओके, अच्छा, तो DU वाला हो गया, तो अब BHU वाला बताइए क्या डाउट है कल जो होमवर्क में दिए थे उसमें से। सर थर्ड वाला डिस्कस हो गया था BHU का। थर्ड वाला तो नहीं हुआ था शायद। हाँ तो सर थर्ड बता दीजिएगा। BHU का 3। सर वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। सर सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, मैं बता दूंगा। सक्सेसिव वो सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक फिर से करेंगे। चलिए 3 कर लेंगे, और बताइए आगे। सर 15 नंबर। 15 नंबर यस। BHU का 15।
ओके, और बताइए। और बताइए, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, यस सर। और बताइए बीएचयू का। चलिए, उसके बाद में मुझे जैम का बताइए, कुछ डाउट है? जैम जेएनयू का बताइए, कुछ डाउट है? सर इसका 5th है। सर जेएनयू 5th का, वाला। जेएनयू का 5th। जैम का बताइए, जैम का। चलिए, और बाकी कुछ सर बचता है? जैम का 13 सर। जैम का 13। बाकी 9 टीएफआर, सर जैम का 9। जैम का 9। यस ओके, टीएफआर का सर 6। 6। ये का 6 चलिए, सर। 5 भी था शायद। ओके। कल हम ये आपके जो भी आज के और कल के जो बाकी थे वो करेंगे, लगभग 7-8 क्वेश्चन से वो करेंगे। 5 हो गया, 5 बन जाएगा उसके सर। बाद में समय बचेगा तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन सिंपल है ना? सर और 3 क्लास लगेंगे क्या आसपास? 3 क्लास तो नहीं, पर मतलब देखिए, मैं क्वेश्चंस आंसर्स मिला के बोल रहा हूँ ना, डाउट आपके कितने आएंगे उस हिसाब से। बाकी तो मतलब बहुत, अब जो टाइम डायलेशन है वो सिंपल सा है कि बस इतना लंबा नहीं है, और रिलेटिव स्टेट डायनामिक्स भी छोटा सा ही है जैम के सिलेबस में, तो 3 क्लासेस में आराम से हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं फिर कल, ठीक है? ओके यस ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस, डॉपलर भी करेंगे ना? क्या हुआ? डॉपलर भी कराएंगे ना? हाँ, जो आपकी डॉपलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे क्या क्या इफेक्ट आएंगे वो करेंगे हम। चलिए। सर, सर, यस, जब एरिया चेंज हो रहा है या वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो, तो क्या उसके जो मटेरियल मूव करेगा उसके प्रॉपर्टी में भी कुछ चेंजिंग आते हैं क्या? देखिए, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, वो उस फ्रेम में दिख रहा है, तो मटेरियल की फ्रेम में तो वो एज इट इज रहेगा, दूसरी फ्रेम में चेंज होगा। पर सर, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब ये फिनोमेना, रिलेटिविस्टिक फिनोमेना, ये कोई इल्यूजन थोड़ी ही नहीं, ये तो मतलब रियल में ऐसा नहीं, होता है ना? तो उस फ्रेम में देखेंगे तो जो मूविंग फ्रेम में देखेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज आपकी चेंज हो सकती है, जैसे कंप्रेसिबिलिटी, ये सब चीजें, क्योंकि उस जिस भी देखिए जिस भी प्रॉपर्टी में डायमेंशन के फीचर्स होंगे ना, वो चेंज हो सकते हैं। सर डेंसिटी चेंज होता लगता है सब मास। हाँ, डेंसिटी चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर तो इस तरह से सर उसको, मतलब हम कोई भी डेंसिटी लें, मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, तो उस चार्ज डेंसिटी भी चेंज हो सकता है, जिससे हम लोग को मतलब करंट में। वही बता रहा हूँ ना कि जिस भी पैरामीटर में डायमेंशन आएगा, जैसे डेंसिटी में आता है ना, मास बाय वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम इज अ डायमेंशनल क्वांटिटी, राइट? तो जिस भी पैरामीटर में डायमेंशन आएगा वो चेंज होने की संभावना होती है, ठीक है? चलिए, अब हम मिलते हैं कल 7:30 बजे। थैंक यू सर। ओके सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। जी सर।